नमस्कार दोस्तों। ये चिराग हैं, इन्हें जलाइए हुजूर, इनको झाड़ पहुँच कर बुझा के क्यों रखें। ये अशोक रावत साहब के शब्द हैं और उनकी इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं इस समय, वो चिराग को बुझाने के हैं या फिर चिराग को कैद कर देने के हैं। झाड़ पोंछ के बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, सील तो कमोबेश यह हालत है। यही वजह है कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की जो मित्रवादी नीति है, अडानी और जैसे तमाम पूंजीपतियों के लिए नीति बनाई है, उसमें देश विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कल मार्च का आयोजन किया है, चलो राजभवन। और चलो राजभवन इसका इन्होंने दिया है कि चलो राजभवन, जवाब तैयार रखिए कि जनता आ रही है। इस पर हम जाए और इस पर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नफरत के बूते, पूंजी के बूते और अपनी क्रूर और जिसे कहेंगे गंदी साजिश वाली राजनीति के जरिए वो देश पर काबिज होना चाहते हैं। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हमें सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। तो जो लोग देश में इस तरह से नफरत, पूंजी और साजिशों के बूते काबिज हैं, कुर्सियों पे काबिज हैं, वो किस तरह की हरकतें करते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है सिर्फ नफरत के कारण। तो उस प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध, मान्यता प्राप्त एक हॉस्टल है जिसका नाम है मुस्लिम हॉस्टल, और उस हॉस्टल का पूरा मेंटेनेंस मुस्लिम समुदाय करता है, कुछ अपने फंड से, कुछ जो मदद के जरिए और दूसरे जरिए। 106 कमरे हैं, 106 कमरे में सैकड़ों स्टूडेंट्स रहते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बहुत अच्छी स्थिति से नहीं आते हैं घर से, लेकिन उन्हें यहाँ पर आसरा मिल जाता है। यहां से वो तैयारी भी करते हैं तमाम कॉम्पिटिशन्स। पिछले 6 मार्च को अचानक एकदम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम कहते हैं, जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उसके यहां से एक फरमान आता है कि साहब ये हॉस्टल जो है सील किया जा रहा है। क्यों सील किया जा रहा है? कहा कि इसमें अवैध छात्र रह रहे हैं। अब अवैध क्या होता है इसकी परिभाषा नहीं समझ में आती। क्या करते, बच्चों को कहा गया आप अपने घर जाइए, ईद के बाद आइएगा। हॉस्टल ने यह करके दिया था कि 27 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस नहीं जमा करी है, जो हॉस्टल फीस है, इस कारण से वो अवैध है, लेकिन वो रह रहे हैं, हमने उन्हें निकाला नहीं, ना कि कोई अवैध है। अवैध का मतलब सिर्फ वहां पर फीस जमा करने को लेकर के था, कोई क्राइम में कोई इन्वॉल्व नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। तो साहब यह क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? इसकी वजह यह है कि उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ उसमें एक मुल्जिम बनाया गया है सदाकत खान। वह जो है उस हॉस्टल में रह रहा था एक कमरे में। तो यह बात, और इस कारण तो ठीक है, यदि आपको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो आप उसे गिरफ्तार कीजिए, उसके कमरे में कोई अवैध चीज है तो आप उसे सील कर दीजिए, लेकिन पूरे हॉस्टल को सील क्यों कर देंगे? वास्तव में इसके जरिए संकेत देने की कोशिश, 12-12, 13-13 हजार रुपए जो फीस है वो उन्होंने अदा की हो और अदा करके रह रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। नफरत का खेल है और ये नफरत का खेल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जहर बोना है, समाज को इतना जहरीला बना देना कि आने वाले वक्त में सब एक प्रेम से न रह सके, इतना जहर। इस पर हमें याद आता है मई 1945 की घटना। सोवियत सेना बर्लिन में घुस गई थी और बर्लिन को चारों तरफ से जब उसने घेर लिया
और हिटलर अपने बंकर में छिपा था, आत्महत्या करने का इंतजार ही कर रहा था, समझ लीजिए। उसी के बाद उसने आत्महत्या की। ऐसे में फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा ने एक आखिरी कंसर्ट आयोजित किया। हिटलर यूथ के जो सदस्य थे, जो युवा वाहिनी थी, जैसे आज होती है हिंदू युवा वाहिनी है, कि भारतीय जनता पार्टी की युवा है, विंग है, तो वो सब उसी तरीके से वो आए और उन्होंने वहां पर साइनाइड वाले कैप्सूल लोगों को बांटे और कहा कि सोवियत की जो लाल सेना है, जब आपके यहां घुसे तो आप इसको खा लेना। आप समझिए, मतलब आखिरी वक्त में भी नफरत की यह दशा थी। ये विडंबना है। नफरत और हिंसा के सौदागर इसी तरीके से बांटते हैं। वो सिर्फ मौत बांट सकते हैं, वो कहने को अमृतकाल कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो नफरत और हिंसा बांटते हैं। और यह हम लगातार देख रहे हैं कि जो हालत इस नफरत में ही जिस तरह की स्थितियां हों, आपको याद होगा 2002 का गुजरात दंगा। उस दंगे में क्या हुआ? उस दंगे में गर्भवती औरतों, अजन्मे बच्चों को, सबको जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से तमाम महिलाओं के पेट चीर दिए गए, बच्चों पर, अजन्मे बच्चों पर पेट त्रिशूल गाड़ दिए गए, यह हिंदुत्व। और यह हिंदुत्व है जिसको मानवता तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस हिंदुत्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता? और इस गुनाह में नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में, उनके रहते ये हुआ। यदि ये भी कहते कि कुछ अपराधियों के ऊपर हमले हुए तो भी बात होती। ये तो वो बच्चे थे, महिलाएं, बिल्किस बानो जैसी महिलाएं थी जिनके साथ रेप हुआ, हर घटना हुई, अजन्मे बच्चे को मार। तो वो स्थिति जब यह होता है, आप कैसे? आज कमोबेश उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पुलिस का, कहीं एजेंसी का, कहीं सरकारी तंत्र का, इस न किस चीज का। कल से एक खबर चल रही है कि लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक सदस्यों के 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है ईडी की। और पिछले 3 दिनों से एक खेल चल रहा है। क्यों? तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो गर्भवती है, उन्हें सीबीआई ईडी ने पूछताछ के लिए किया। कहेंगे जुल्म नहीं तो और क्या है? आप अजन्मे बच्चे को मार देने जैसा जश्न मना। और बीजेपी को तो इसका दर्द नहीं है, क्योंकि वो जो करते रहे हैं, या मोदी को इसका दर्द नहीं हो, गर्भवती का मतलब क्या जाने, क्योंकि वो तो सिर्फ गर्भ गिरवाना जानते हैं। तो इस स्थिति में औरतें जिस तरीके से हो, और वो जो उस समय उस परिवार का हिस्सा भी नहीं थी, उन्हें, उन छोटी छोटी लड़कियां थी उस समय, वो आज माएँ भी बन गई हैं, बहुएं भी बन गई हैं। उनके घरों पे, जो लालू यादव की बेटियां हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके समधी के यहां छापे मारे जा रहे हैं। आप कल्पना करिए। तो इस तरह से 2 दर्जन लोगों के यहां जो छापे मारे जा, ये बताता है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, कितने गंदे ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और ये जश्न मनाते हैं, और हमारे देश का वो मीडिया इस पर सवाल उठाने के उसकी वाहवाही करता है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव का अभी हाल ही के दिनों में ऑपरेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। जिस किसी के भी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो तो आप पता कर लीजिए, साल भर उसे डिस्टर्ब न करने की सलाह दी जाती है, आराम करने की सलाह दी जाती है, बड़ा तरीके से, धीरे से, कहीं प्रेशर नहीं हो, इसकी सलाह दी जाती है। बेटी ने किडनी दी है, उसकी भी स्थिति, बावजूद इसके इस सरकार इस तरह से। आपको याद होगा श्रीमती सोनिया गांधी कोरोना से पीड़ित थी, वो खुद बीमार हैं तमाम चीज में, और उसके बाद
स्थिति ये कि उनको ईडी ने बुलाया, जिस तरीके से 3 दिनों तक उनको परेशान किया, उनसे पूछताछ के नाम पे वो हुआ, जबकि सबको पता है उसके एक एक तथ्य नेशनल हेराल्ड वाले सारे मौजूद हैं। कहीं एक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कहीं जमीन का ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से लालू यादव पर यह जो भर्तियों के नाम पर जो कहा जा रहा है जमीन के बदले नौकरी, तो साहब लालू यादव तो नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि मंत्री तो न बोर्ड का सदस्य होता है और न भर्ती करता। भर्ती करने वाला बोर्ड था और बोर्ड में सरकारी ऑफिसर्स की टीम होती है। यदि करना है तो उनको पकड़िए, उनसे कहलवाइए, वो लिखे, वो तो दे चुके, वहां सारे सबूत आ चुके, सारे मेरिट पे हुए हैं। तो जब मेरिट पे हुए हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते? तो इस तरह की स्थिति है, आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बचाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा हिंडनबर्ग के जो पूरी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में अडानी से पूछताछ होनी चाहिए थी, उनके परिवार से पूछताछ होनी चाहिए थी, बेटे बहुओं से पूछताछ होनी चाहिए थी, पत्नी से पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। अडानी के पोर्ट से हजारों करोड़ रुपए की ड्रग डिलीवरी हुई, सब उस पर पूछताछ नहीं होती है। 600 करोड़ के जो आर्थिक घोटाले का मामला था, उसमें पूछताछ नहीं हुई, कोई वो नहीं हुई। विजय माल्या, नीरव मोदी या उनके पारिवारिक रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, नहीं हुई। तो आप समझिए, तो इस तरह से सिद्धार्थ माल्या हो, विजय माल्या से, मतलब किसी की आप बात कर ली, लेकिन यहां साहब ये होता है, परिवार के साथ हमले बोले जाते हैं। तो जब यह स्थिति हो, सवाल उठता है कि आप कौन से काम कर रहे हैं। यह स्थिति क्यों है? क्योंकि साहब एक भ्रष्ट व्यक्ति को आप प्रमुख बनाते हैं, कहे का, ईडी का, और उसके बाद में जिस पर आरोप लगते रहे थे, आईआरएस ऑफिसर है 1984 बैच का, 84 बैच का, और स्थिति ये कि उस व्यक्ति को सारे सीबीसी के रूल्स और सारी गाइडलाइंस को दरकिनार करके लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है 5 साल से। और उसने किया क्या है? पी चिदम्बरम, जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। न एफआईआर में नाम था, न चार्जशीट में नाम था। उसके बाद ये स्थिति, और गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस अफसर था राजेश्वर सिंह, उसे भारतीय जनता पार्टी एमएलए का टिकट दे देती है, उसकी बीवी को प्राइज पोस्टिंग पे लखनऊ का आईजी बना देती है। तो इस तरह की स्थिति, आप सोचिए क्या होगा। और उनके समय में जो जो घटनाएं हुई हैं लखनऊ जोन में, आप कल्पना करें, तो यह स्थिति है। इसके बाद आप क्या कहें? तो इन सारी चीजों पे जब आप बात करते हैं, तो यह स्थिति, क्योंकि यह सरकार झूठ और बेईमानी से, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही। हम सबके लिए गर्व की बात है, आज का वो पवित्र दिन है जिस दिन महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह किया था। जब गांधी जी ने यह आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, तो सरकार को यह चेताने के लिए किया था कि जान लो हम सो नहीं रहे। लेकिन आज जब देखते हैं हमारे देश की जनता सो रही है, वो सच बोलना भी नहीं चाहती।
क्यों? क्योंकि अडानी और जैसे लोगों के पैसे से पूरी सरकार बन रही है, नफरत से सरकार बन रही है, और झूठ हर बात पे परोसा जाता है। एक झूठ का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का एक सरकारी विज्ञापन जो है पूरे देश के तमाम मीडिया में, अखबारों से लेके टीवी चैनलों तक में चल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में 33.33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। साहब, अब सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है? और यदि हिंदुस्तान में है तो साहब एक चीज देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो 10 लाख करोड़ से भी कम का है। 10 लाख करोड़ से कम का है। फिर उत्तर प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ कैसे आ गए? कहां से आ गया? तो वो अलग देश है कोई उत्तर प्रदेश? इस तरह से झूठ बोला जाता है, और झूठ बोलने का तो शायद ठेका ले रखा है। आप ये देखेंगे 2011 में भारत में जो इन्वेस्टमेंट हुआ करता था वो 42% हुआ करता था, और आज भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% से नीचे। लेकिन अडानी, अंबानी और इन सब के लिए कोई भी झूठ बोला जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो यही स्थिति है। जैसे आपको याद होगा, एक झूठ परोसा गया था गुजरात मॉडल का, और उसमें कहा जाता था कि गुजरात में 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जबकि भारत की उस समय जीडीपी भी 200 लाख करोड़ की नहीं थी। तो जो 200 लाख करोड़ की नहीं थी, तो 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया? मतलब, लेकिन झूठ बिक रहा है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। यही वजह है कि सरकार नॉलेज से चिढ़ती है, इसीलिए हॉस्टल बंद कराती है, तमाम पुस्तकालय बंद कराती है, लाइब्रेरी बंद कराती है, यूनिवर्सिटीज को करती है, और फर्जी डिग्री वाले, कोई इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री करता है और अपने आप को देश का काबिल बन जाता है। इसी तरीके से एक दुबे जी हैं, झारखंड से आते हैं, सांसद हैं, मोदी के बड़े खास हैं। उनकी डिग्री, वो लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है हमने, हमारे यहां तो उन्होंने किया नहीं। अब आप कल्पना करिए, तो ऐसे फर्जी डिग्री वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी की डिग्री भी पता नहीं मिल रही है कि हाँ कब क्या है, और इसी तरीके से दुबे जी की है। तो ये पूरी स्थिति यही है। तो कॉमेडी चल रही हो जैसे, वैसी स्थिति है। और कर्ज लीजिए, देश को डुबो दीजिए, सरकार आपसे नहीं पूछेगी। इसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। अनिल अंबानी दुनिया के 7वें नंबर के सबसे बड़े दौलतमंद हो गए, 2 लाख करोड़ का, लेकिन उनके ऊपर कर्ज था 2 लाख करोड़ से ज्यादा था। उन्होंने कहा मेरे एसेट्स कर्ज से कई ज्यादा गुने हैं। पर अनिल अंबानी का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, जब उन्होंने अपने आप को, तमाम कंपनियों को दिवालिया घोषित किया और किया, उसके बाद स्थिति क्या है? उस कर्ज का भुगतान कहां से हो? तो भुगतान के लिए जब पूरा एसेट को देखा गया तो पता चला 10% की, तो 2 लाख करोड़ को 20,000 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। कहा गया एनपीए खत्म। अब आप समझ सकते हैं, यही वजह है कि 12 लाख करोड़ से अधिक सरकार ने एनपीए का माफ कर दिया और कहा आप तो सबसे कम एनपीए, क्योंकि बुक साफ कर दो, वो हमने खत्म ही कर जो कर्ज था। तो यह स्थिति है। लेकिन आपको लूटा जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आपने 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुछ लाख में खरीदी है, इसलिए हम आपको कर। तो आप समझिए, और यहां हजारों करोड़ आप मार जाइए, लाखों करोड़ मार जाइए, कोई कहने वाला नहीं है। तो यह मोदी का राज है। इसे अडानी, अंबानी और मित्रों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का जो शासन है यही है, और इसी शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज लड़ रही है, और उसकी लड़ाई जारी है। तो कल वो राजभवन चलो, क्योंकि वहां जाकर के एक संदेश देंगे, जैसे गांधी ने थोड़ा सा नमक बना के संदेश दिया था। तो इससे पता चलता है कि जनता जीवित है, लेकिन आप उसे मारना चाहते, खत्म करना चाहते हैं, जहर देना चाहते हैं, और वो आप दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सच को जानिए, पहचानिए, और इस जहर से बचिए। ये जहर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको बर्बाद करेगा, सबका भविष्य बर्बाद करेगा।
आप कहीं के नहीं रहेंगे, सिर्फ आप भिखारी बन के रह जाएंगे, 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा के रह जाएंगे। आपका कोई सम्मान, आत्मसम्मान नहीं रह जाएगा। तो यह जानिए, पहचानिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।